हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। होता है शब व रोज़ तमाशा, हमारे आगे किसी न किसी चीज़ पे बात करनी पड़ती है, मगर लेटेस्ट ये जो पीटीआई के जिन 11 अरकान को डी-सीट किया गया था 123 में से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उनमें से एक साहब जो शकूशाद वो पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई इस्तीफ़ा जो है पार्टी पॉलिसी के तहत दिया था और मैं तो नहीं इसको मान रहा। उसके बाद अब बाकी के 10 जिसमें डॉक्टर शीरीन मज़ारी, शंदाना गुलजार, अली मोहम्मद ख़ान द हीरो, वो भी पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा जनाब ये इस्तीफ़े हमारे जो है ना ये गलत मंजूर किए हैं स्पीकर ने, जिस पर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कहा कि जनाब ये आप बेसिकली ऐसा करें कि जिनके नहीं मंजूर हुए ना वो तो पहले जाकर के पार्लियामेंट में बैठे, फिर देखते हैं। फिर उन्होंने वकील से ये पूछा तहरीक इंसाफ के कि भाई अगर आप लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो वापस क्यों ले रहे हैं, तो पार्टी की पॉलिसी है क्या। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पीकर के उसमें तो मदाखलत नहीं कर सकते ना कि स्पीकर ने जिनके मंजूर कर लिए जिनके नहीं किए, मगर अब समझ नहीं आ रही पॉलिसी। तो मैं वहाँ जो तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो भी बड़े मज़े के थे। उन्होंने कहा जी 123 ने इस्तीफ़े इसलिए दिए थे कि मुल्क में जल्द इलेक्शन हो जाए, अब वो नहीं हो रहे तो अब हम क्या करें। नहीं, और मशरूत इस्तीफ़े थे वो कि अगर आप इज्तमाही तौर पे मंजूर करें तो ठीक है, लेकिन अगर टुकड़ों टुकड़ों में मंजूर करें तो ये गैर आईनी है, मतलब चस्के ना ले। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात है, पीटीआई के जब इन अरकान ने इस्तीफ़ा दिया तो मुझे आज तक ये इम्प्रेशन था कि ये इस्तीफ़े हैं, रेजिग्नेशंस। लेकिन आज जिस पिटीशन की समाअत हुई है उसमें रेजिग्नेशन का लफ्ज़ ही नहीं है, ये है इज्तमाही ख़त। हाँ अच्छा, ये कैसे हो गया रेजिग्नेशन, ख़त हो गया, ख़त कैसे रेजिग्नेशन हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि ये जो इस्तीफ़े हैं बैरिस्टर ज़फ़र के बकौल, ये जो स्पीकर ने मंजूर किए हैं हमारे, ये कानून और कायदे की बजाय बैरूनी डिक्टेशन पे मंजूर किए गए, बैरूनी क़ुव्वतों के कह रहे, मतलब उनका मुराद थी कि ये नवाज शरीफ आ रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से पार्लियामेंट तोड़ने का जो फैसला था ये उनका ज़ाती फैसला था। अब इस पे फिर वो आए नहीं, बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ वहाँ। और जो ओवरऑल सीन बन रहा है ना, टेबल टेनिस हुई है। अब लगता ही है कि शायद पीटीआई वापस जाने का सोच रही है, लेकिन तहरीक चलाने का भी सोच रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ जैगम खान मौजूद हैं, इस्लामाबाद एनालिस्ट हैं, हमारे कॉलीग भी रहे। हाँ आपको ये गुत्थी समझ आ रही है, पहले ये बताइए जैगम। नहीं, मुझे भी उतनी समझ आ रही है जितनी आपको आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल है गुत्थी को इसको सुलझाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और जैसे अभी वसत साहब ने कहा कि उनके वकील ने कहा कि ये इस्तीफ़े नहीं थे, ये एक इज्तमाही ख़त था, यानी एक एहतजाजी मुरासला था ये, और जवाब में भी एहतजाजी मुरासला आ गया है ना। इधर सीरियसनेस थी, ये भी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे थे और ब्लफ कर रहे थे। अब दूसरी तरफ से भी बजाय उन्होंने वो करने के जो 2014 में किया था, उन्होंने भी इनका ब्लफ कॉल करने की कोशिश की, तो फिर ये थोड़े से फंस गए। देखिए, अगर हम थोड़ा सा देख लें क्विकली कि इसका कानून क्या है। एक तो आइन का आर्टिकल 64 है जो ये कहता है कि जी जो भी मेंबर असेंबली से जाना चाहता है वो अपने हाथ से रेजिग्नेशन लिखे और जाए। उसके बाद जो इसकी वजाहत है तरीक़ाकार की, असेंबली का आपको मालूम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, तो 2007 के जो कौमी असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उसमें फिर एक तो बात ये दोहराई गई है कि हाथ से लिखेगा। अच्छा, अगर वो खुद स्पीकर को पकड़ा दे और कह दे कि जनाब मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और मैं जा रहा हूँ, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर स्पीकर के पास इस्तीफ़ा किसी और ज़रिए से पहुँचे तो फिर स्पीकर को काफ़ी अख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी तसल्ली के मुताबिक इंक्वायरी करेगा और जब उसकी तसल्ली हो जाएगी तो वो कबूल कर लेगा इस्तीफ़े को। अब यहाँ से जो अगला स्टेप है, चले यहाँ से अगला स्टेप ये है कि फिर जो सेक्रेटरी है असेंबली का जी, वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। बिल्कुल। और उस नोटिफिकेशन की एक कापी वो भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। यानी इस्तीफे का कबूल होना असेंबली के अंदर की कार्रवाई है और उसके बाद जो स्पीकर को भेजा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसका मकसद ये है कि वैकेंट सीट को
वो ओपन करें और आगे नए इलेक्शन कराने का एहतमाम करें। अब जो हुआ था वो मामला था कि यहीं पर रुक गया, नोटिफिकेशन असेंबली में जारी नहीं हुआ था और पीटीआई ने ये कहा कि जो पिछले स्पीकर साहब हैं वो मंजूर कर चुके हैं इस्तीफे, इसलिए बात ख़त्म, हम बाहर जा चुके। अब नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ था और जो नए स्पीकर साहब आए उन्होंने भी उस पर खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अब आके मुझे तसल्ली कराओ। अब अगर पीटीआई वाले सीरियस थे तो कौन सी मुश्किल बात थी। देखिए, अगर कोई फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़ा होकर ये कह देता है कि हाँ मैंने इस्तीफ़ा दिया, तो उस वक्त स्पीकर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो इस्तीफ़ा कबूल करे, जैसे कि जावेद हाशमी ने किया था। जी जी। तो ये लोग अगर सीरियस थे तो 123 लोग इकट्ठे भी जा सकते थे, बड़ा तमाशा, बड़ा स्पेक्टिकल क्रिएट होता। अच्छा, इनको बुलाया भी गया था और जब इन्होंने कहा कि हम बुलाया गया था क्योंकि हमने जो है ना, हाँ हम अब भी अगर इस्तीफा देना चाहें ये तो बड़ा आसान है, जाएं इजलास में 123 में से जो भी हैं सारे के सारे चले जाएं और उनसे कहें जी ये लें जी दोबारा इस्तीफा हमने हाथ से निकलवा दिया, उसी वक्त मंजूर हो जाएंगे। तो फवाद चौधरी से जब ये पूछा गया कि अब चले जाएं तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है, कहने लगे जी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके फैसले का इंतज़ार करें, हो सकता है कि उस फैसले के बाद हम इस पे गौर करें। हाली और भी तैयार नहीं आगे। अच्छा, हामिद खान जो वकील हैं इमरान खान के, उन्हें मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये जो है किसी ने खान साहब को गलत मशवरा दिया था, उन्हें जज्बात में आकर के फ़ैसला कर लिया, तो अब जो है उसको ठीक कर। जिस पे अली ज़फ़र ने आज बड़ा मज़े का कहा, उन्हें कहा जी अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जेन्युइन हैं, अच्छा लेकिन मशरूत हैं। अच्छा, आज अतर मैनुल्लाह ने जो उनसे कहा कि जी लोग आपको वोट दे के इसलिए भेजते हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी करें, इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो है ये पंजा छक्का जो चल रहा है उसके हिसाब से आप सियासत लोगों के मफाद का क्या होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ज़ैगम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये दोबारा असम्बली में जाते हैं कि चले जी वहाँ जाके हंगामा आराई करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, तो फिर इनका ये जो नैरेटिव है फौरी इंतखाबात का, इसको भी खासी जक पहुँच सकती है, क्योंकि फिर ये सवाल उठेगा कि भाई साहब आपको तो 5 साल की पूरी मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया ना, तो अब आप असम्बली में आ गए हैं तो अपने फ़राइज़ निभाएं। तो ये एक ट्रैप भी बन सकता है अगर ये दोबारा असम्बली में जाएं और ये इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल, अगर मैं इमरान खान होता तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आज एम्बेरस ज़रूर होता, लेकिन जाहिर है मैं इमरान खान नहीं हूँ और इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और आज की जो सबसे दिलचस्प बात थी वो जो अभी मुबश्शिर साहब ने दोहराई कि जो पीटीआई के वकील साहब अली ज़फ़र ने कही कि ये इस्तीफ़े मशरूत थे। अब ये शर्त किससे लगाई गई थी? मैंने जो भी आपको बताया कि किसी आर्टिकल में, किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये नहीं लिखा गया कि पार्टी इस्तीफे देगी या किसी शर्त के तहत देगी, उसमें इंडिविजुअल मेंबर का इस्तीफा है, चाहे वो 1 दे या 100 दे या 300 दे, हर मेंबर का जो इस्तीफा है वो अलग अलग हैसियत रखता है। मेंबर के लिए बहुत आसान है, वो मंजूर भी करवा ले, नामंजूर भी करवा ले, वो ये असर्ट कर दे कि जी ये तो मेरा हैंड रिटन नहीं था या मुझ पे जो है वो सख्ती से किसी जबर के तहत। और यही सॉरी बस आपको ऐड कर दूं, यही जो दलील है जो आप कह रहे हैं ना, ये शकूर शाद जो इनके पीटीआई के एमएनए, उन्होंने वो बाकायदा कोर्ट के अंदर लाए कि जनाब ये तो पार्टी का फैसला था, मैंने थोड़ी दिया कि शकूर शाद की रुकनियत उन्होंने बहाल कर दी है ना कोर्ट ने। उसके बावजूद उस आदमी की पीटीआई की जो मेंबरशिप है आज तक मुअत्तल है, जबकि शकूर शाद के नक्शे कदम पे चलते हुए बाकी 10 भी कोर्ट पहुंच गए हैं बिल्कुल उसी प्ली के साथ, लेकिन शकूर शाद की जो रुकनियत है वो अभी तक मुअत्तल है। बेहतरीन है यार। देखिए, हालांकि रास्ता अंदर आने का जो है वो शकूर शाद साहब ने खोला है जी। वो जो खाना खुलता है ना, तो सबसे पहले जो है वो पहुंचे हैं, बाकी सब पीछे पीछे आ रहे हैं और उससे ही नाराज है। देखिए मुझसे सब जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में बिल्कुल एक तो ये ह्यूज एम्बैरसमेंट होगी। पिछली बार जब ये वापस आए थे तो उस वक्त ये था कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बार बार उनको बुला रहे थे, इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे। अगर उस वक्त भी उनकी एक ह्यूज एम्बैरसमेंट उस वक्त हुई थी जब कुछ तकरीरें ऐसी की गई थी जिनमें उनको काफ़ी एक एम्बैरसिंग स्पीच थी इनके लिए, पीटीआई के लिए। लेकिन अभी तो माहौल ऐसा है कि ये काफ़ी इनकी किट लगाएगी जो इस वक्त रूलिंग कोalition है, और इसको काफ़ी इस बात को मजाक भी उड़ाया जाएगा
और ये एक शर्मिंदगी की बात होगी। और फिर वापस जाके फ़ौरन ही ये इसरार करना कि नहीं हम तो इस असम्बली को नहीं मानते, क्या आप वापस जाके दोबारा फिर इस्तीफे देंगे? फिर इसके बाद क्या करेंगे? जाके वो वहाँ शोर फसाद तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी ये वाली जो उनकी पॉलिसी थी यह मिस फायर कर गई है और ये पार्टी के लिए एक शर्मिंदगी का बायस अब डेफिनेटली बन रही है। आज भी जिस तरीके से कोर्ट में जो कार्रवाई हुई और मीडिया ने जिस तरीके से सबको रिपोर्ट किया, तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई के लिए एक मुश्किल मरला है। लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं उससे भी आप देखें ये वाज़े होता है कि पीटीआई इस बात में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो अभी वो एक मूव करने चली है जिसमें वो तासुर तो दे रही है कि वो अगली अहम अपॉइंटमेंट से पहले ही हुकूमत को उल्टा देगी। लेकिन अगर आप दूसरे लिहाज से भी देखें कि जो वो तासुर दे रहे हैं कि चलो अभी नहीं तो 1-2-3 महीने से तो आगे बात ही नहीं है, इनको हम निकाल के बाहर करेंगे, बहुत बड़ा हम मार्च लेकर आएंगे, तो उसमें भी जो पीटीआई का अपना शक व शुबा है वो जाहिर होता है और वो ये कार्ड अभी तक अपने पास रखना चाहती है ताकि असेंबली में अगर कोई ऐसी कानून साजी की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी बारगेन की ज़रूरत पड़े तो उनके पास असेंबली में वोट दस्तयाब हो। अच्छा, उनके जो लॉयर हैं उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड जाहिर है ये चीज़, उन्होंने कहा पार्टी ने भी फैसला करना है कि वो पार्लियामेंट जाए या ना जाए। तो चीफ साहब भिन्ना गए ना, उन्होंने कहा अच्छा जी फिर ठीक है, फिर आप ये सियासी खेल खेलें। हम उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट में जाएं भी ना और आपकी नशिस्त भी बाकी रहे, तो आप एक फैसला तो कर लेना कि आपने या नहीं जाना या आपने जाना है। अगर नहीं जाना तो जाहिर है आपकी नशिस्त फिर बाकी नहीं रहेगी, जाना है तो फिर जाहिर है आप 100 बिस्मिल्लाह जाएं। अच्छा ये भी है। अच्छा खान साहब वैसे एक खुशकिस्मत आदमी भी हैं, इसलिए कि उनकी जो पब्लिसिटी टीम है ना उसमें आप देखें कौन कौन है। एक तो पीटीआई का जो सेल है, सोशल मीडिया सेल है वो भी है, फिर खान साहब के जो आसपास के उनके कॉमरेड्स हैं वो भी हैं। उनके पब्लिसिटी सेल में शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, हाँ, मरियम नवाज़ भी शामिल हैं और राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं। अब मैं अभी सिर्फ इनके नाम ले रहा हूँ, बाकी और बेशुमार लोग शामिल हैं। रोज़ की 10 होती है। मसलन मैं अगर सियासतदान हूँ तो मेरा सबसे बड़ी ईद तो ये होगी कि यार 24 घंटे मैं डिस्कस हो रहा हूँ। एक तो अपनी पार्टी मुझे डिस्कस कर रही है, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुझे डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे पूरी की पूरी रियासत और हुकूमत बाकी चीज़ें छोड़ के वो कभी वजीर आजम कसम खा रहा है, कसम खुदा की जो है फ्रॉडिया है। आज मतलब वजीर आजम इस बात पे प्रेस तो यार इतनी ज़बरदस्त पब्लिक रिलेशनिंग टीम अगर खान साहब को मिली हुई है तो अगर वो नाकामयाब हो तो मुझे हैरत होगी। क्यों जैगम? बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन में एक जो बहुत पॉपुलर थ्योरी है इस हवाले से जिसको फ्रेमिंग थ्योरी कहते हैं, उसमें किसी कम्युनिकेटर की सबसे बड़ी कामयाबी ही ये होती है किसी पार्टी की या सियासतदान की कि जो वो फ्रेम बनाता है उसी के गिर्द गुफ्तगू हो, चाहे उसकी मुखालफत हो, क्योंकि जितनी भी मुखालफत होगी उसका जो फ्रेम है या नैरेटिव है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। तो ये ट्रैप करने का एक बेहतरीन तरीका है और इमरान खान ने देखें कम अज़ कम भी 2016 से अगर 2014 से नहीं तो मुसलसल इन तमाम पार्टीज़ को अपने नैरेटिव के अंदर, अपने फ्रेम के अंदर ट्रैप करके रखा है। वो एक से एक नया फ्रेम बनाते हैं और ये उसी के गिर्द ही सारी गुफ्तगू घूमती रहती है। इनकी ये मजाल नहीं है, अभी तक इस बात में इनकी कोई कामयाबी नहीं है कि उनके डब्बे में घुसने की बजाय और ट्रैप होने की बजाय ये कोई अपने डब्बे बनाए, अपनी टर्म्स से अपने नैरेटिव बनाएं, गुफ्तगू को अपनी जगह पे लाएं, वहाँ पे लाएं जहाँ पे इमरान खान वापस आके फंसने पर मजबूर हों। तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी सर्विस जो है वो खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जो कम्युनिकेशन टीम है और लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जैगम। और इसी अच्छे नोट पर हम वक्फा लें। वेलकम बैक। और आपको याद होगा दिसंबर 2019 में एक सेटलमेंट हुई थी बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके से, और उसके तहत 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए गए थे। उस वक्त की वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने
बजाय इसके कि उस रकम को वो कौमी ख़जाने में जमा कराते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा कराए जिस अकाउंट से मलिक रियाज जो है उन्होंने एक सेटलमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ 460 अरब रुपए की, और उसके अंदर वो चले गए। अब नैब ने ये किया है कि केस खुला है और इमरान खान और उनकी जो काबीना है तमाम अरकान को नोटिस जारी किए हैं। मलिक रियाज के जो साहबजादे हैं अली रियाज, उनको भी नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि आप आकर के बताएं कि सेटलमेंट कैसे हुई, और अली मलिक रियाज से कहा कि आप आकर के बता दें कि भाई एक्सप्लेन कर दें सारा मामला क्या था। तो उनको वो नोटिस नहीं गया जो हम समझ रहे हैं। ज़ाहिर है बहरिया टाउन और मलिक रियाज को कौन नोटिस देगा। तो बहरहाल उनको ये कहा गया है कि कैसे काबीना ने, इमरान खान ने और उनकी काबीना ने ये डील अप्रूव की है। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म हमारे जो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जैसे वसत साहब ने बताया एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस मामले पर भी उन्होंने रोशनी डाली। पहले सुनिए। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का 50 अरब रुपए, और इमरान खान की नाक के नीचे काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में फलां अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था, और बंद लिफाफे में किसी ने नहीं देखा कि बंद लिफाफे में क्या था। इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है कि इमरान खान ने ये एनआरओ खुद अपनी जात को दिया और जिनके लिए था उनको एनआरओ दिया। जिनके लिए था एनआरओ, ये जिनके लिए था। साबित हुआ कि ये मलिक रियाज की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इसलिए क्या, वो तो हमें पता है ना, ये वो वज़ीर आज़म तो नाम नहीं ले सकते ना। उन्होंने कहा जिनका बच्चा है वो ले जाए। तो बेसिकली अच्छा, मुझे याद है कि जब ये डील की खबर आई थी वहाँ लंदन में 190 मिलियन पाउंड, जी, तो उस वक्त भी जो हुकूमती तर्जुमान थे उनसे सहाफ़ियों ने पूछा था कि भाई ज़रा बताएं। कहने लगे ये डील हो गई है और इसकी तफसीलात जो हैं वो बाद में देखते हैं। उन्होंने ये कहा था कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, किसके साथ हुआ है ये नाम उन्होंने भी नहीं बताया था। और इन्होंने जो है शहबाज शरीफ ने सारी डील बता दी ना, इतना बड़ा एनआरओ और इतना बड़ा घपला, लेकिन नाम इन्होंने भी नहीं लिया है। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि उनका जो नाम है एटमी राज से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल, और क्या। और यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले लिया जाता है, लेकिन मलिक रियाज का नाम आप मीडिया पे सुनेंगे यार, कम से कम अली के अब्बा तो कह सकते। हाँ ये कह सकते, ये तो कह सकते। हाँ, लेकिन फिर भी वो फिर इश्तिहार नहीं ना मिलेंगे सर। मतलब कि अली के अब्बा भी कह दिया। शहबाज शरीफ को कौन सी ज़रूरत नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो वो तो उन्होंने, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी ली थी ना मलिक रियाज ने, वो हाइड पार्क 1 थी, वो हुसैन नवाज ने, तो आपको पता है फिर वो। तो ये तीनों साबिक़ा हुकूमत भी, ये हुकूमत भी, मलिक साहब भी 1 पेज पे हैं। हाँ, और अगर कल पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आ जाती है तो वो भी जाहिर है, वो भी आपको पता है कि बसअब तैयारा। हाँ बिल्कुल, जो कराची बहरिया टाउन जिस तरह बना है, बसअब बिलावल हाउस। हाँ, बिलावल हाउस। तो वो सबके बहुत खिदमत हैं, बहुत मलिक साहब की इतनी खिदमत हैं कि वो जाहिर है मीडिया उनके एहसान तले जो दबा। सर मीडिया क्या, यहाँ वज़ीर आज़म नाम नहीं ले सकते, इमरान खान नाम नहीं ले सकते, जनरल बाजवा का नाम लिया जा सकता है। हाँ वो तो लेते हैं ना, वो भी इसी वजह से कि जा रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा। अब तो लेकिन अब आने वाले का देखिएगा ना। हाँ, वो कि क्या होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। और जो ये सेटलमेंट का पैसा है, इस हद तक मैं वज़ीर आज़म से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कौमी ख़जाने में जाना चाहिए था। देखिए, एक सेटलमेंट जो होती है, तो अब क्या क़बाहत है, अब क्यों नहीं जा सकता? उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्लैडली कह लें या बग़ैर किसी चूचरा के, उन्होंने भी कहा कि ठीक है अकाउंट में आ रहा है तो आने दें, ज़ाहिर है वो होगा। उसके बाद से सिंध हुकूमत चीख रही है कि ये तो बहरिया टाउन कराची का पैसा आप हमें दे दें। अब वो भी नहीं दे रहे। अच्छा, जिस दिन से ये सेटलमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो बहरिया टाउन केस है उसकी हियरिंग नहीं हुई। तो ज़ाहिर सेटलमेंट जब हो गया, नहीं, ये तो 50 अरब है ना, 460 अरब दे दें भाई उसने, तो दे देगा यार, कहाँ भागा जा रहा है। हाँ, वो शायद अगला वज़ीर आज़म के साथ कोई और सेटलमेंट हो जाए, कुछ और ऐसा हो जाए, बिल्कुल दे देंगे। हाँ, लेकिन इस सारी मतलब इस सूरत हाल में क्या करें?
कुछ नहीं कह सकते। जब ये सेटलमेंट हुई थी, आपको याद है, हम समेत मीडिया वालों ने कहा था कि यार बड़ा कारनामा किया है हुकूमत ने कि पहली बार जो लूटी हुई दौलत है, क्वेश्चनेबल दौलत, किसने कहा वो था? वापस आ गई। आपने कहा पहली बार मीडिया ने, हमने। आप, अच्छा, आपके प्रोग्राम में ये हाँ, बात हुई? मैं हमारे प्रोग्राम में, सर आपके क्या मतलब? अच्छा नहीं यार, कुछ पता नहीं है ना। नहीं, बाकी तो नहीं होता ना, बाकी तो देखो, जब हमारे दोस्त मजहर अब्बास का नाम आ सकता हाँ, है बेनिफिशरीज की लिस्ट में, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। आप ये देखें कि जैसे ही ये सेटलमेंट हुई थी तो तमाम चैनल्स के ऊपर जो है ना बहरिया टाउन की डॉक्यूमेंट्रीज चलनी शुरू हो गई थी कि भाई वो कितने जो है रहीम आदमी हैं, वो मुफ्त खाना खिलाते हैं, ये तो वो उनके पास सारा वो है। तो ज़ाहिर है ये 90 मिलियन पाउंड उनका पैसा था, वो हुकूमत ने वो करके पाकिस्तानी हुकूमत को वापस कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत, आपको पता है, उस वक्त तो ईमानदारों की हुकूमत थी, शफाफियत। अच्छा, ये जो आज वज़ीर आज़म बड़ी बेबसी का मुजाहरा कर रहे थे कि देखें कितना बड़ा घपला हो गया और ये डाका मारा गया, अब ये उस नैब ने तलब किया है, हाँ, जिस नैब के ये सारे दांत निकाल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो ये तो वैसे है ना कि भाई किसी तरह फंसा दे, पहले कभी ATA लगा देंगे, कभी गद्दारी केस हो जाएगा, और अब ये किसको फंसा दें? अब इमरान खान को। अच्छा, हाँ, कि भाई वो किसी ना किसी उसमें उनको मसरूफ़ रखें बेसिकली। नहीं, ये जो है नैब के जो नोटिस हैं ना, वो इमरान खान को गए हैं और उनकी काबीना को गए हैं कि आप बताइए। देखो, एक बात तय है, अगर सज़ा हुई तो इमरान खान और उनकी काबीना को तो हो सकती है, मलिक साहब को भी नहीं, उनका तो वो तो उसके बारे में हुकूमत कहेगी कि देखें, मतलब मजलूम आदमी, ऑलरेडी उन्होंने 190 मिलियन पाउंड उनके चले गए सर, वो अपनी तकरीर आसमान से। हालांकि वो अलग बात है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा कहा कि डर्टी मनी है, ठीक है, जिस पैसे से वहाँ ये जायदाद खरीदी गई, एक धुलाई की मार है। हाँ, तो वो धुलाई हो गई ना, ये सीधी आई है, ये यूं चक्कर काट के पावरफुल है कि काबीना के अंदर एक बंद लिफाफे में शहजाद अकबर साहब, आपको एसेट्स रिकवरी यूनिट, वो बंद लिफाफे में लेकर के आते हैं, कैबिनेट के एजेंडे पर भी ये नहीं है, और उन्हें कहते हैं कि जनाब ये एक बंद लिफाफा है, बस आप लोग कह दें कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ, तो उस पर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि हम ऐसे कैसे कह दें, लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, हम कह सकते हैं, तो फिर वो कबूल है, कबूल है, कबूल है, हो गया। फिर शहजाद अकबर ने ये नहीं बताया कि इस बंद लिफाफे में कौन सी डील के कौन साहब हैं, बताया नहीं, ये तो जाहिर मीडिया को नहीं बताया, वहाँ बता दिया होगा कान में कि यार समझा करो, नाम तो सुना होगा। तो ये है, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में जो सैलाब आया था 1 महीने पहले, अभी तक वो मुसीबत टली नहीं है, बल्कि बढ़ी ही है शायद, क्योंकि बहुत से अभी भी लाखों लोग सड़कों पर हैं, और ख़ुसूसन अगर हम सिंध की बात करें या कुछ बलूचिस्तान के इलाकों की बात करें, वहाँ पानी अभी भी खड़ा हुआ है और लोग खेमों में हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितना वक्त लगेगा। जहाँ तक किसान हैं वो भी परेशान हैं कि क्या वो गंदम की बुवाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस सारे 1 महीने में बहुत एफ़र्ट की गई, और हुकूमत ने ख़ुद कहा भी, बैनुल अक़वामी इदारों ने भी ये कहा कि जितनी बड़ी ये मुसीबत है, ये पाकिस्तानी ना हुकूमत की कैपेसिटी है, ना जो निजी इदारे हैं उनकी कैपेसिटी कि पूरे इस मुसीबत को वो झेल सकें, उन्हें बैनुल अक़वामी मदद की भी ज़रूरत है। मगर जो रिस्पॉन्स आया इनिशियल, हमने जैसे हमेशा आता है, चाहे वो ज़लज़ले में हो या और कोई 2010 के फ्लड्स में हो, तो जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल तंजीमें हैं जो वो सबसे आगे बढ़ के काम करती हैं, जैसे ईदी हो गई या और दूसरी ऐसी तंजीमें हैं, अल-खिदमत है जमात इस्लामी की, उन्हें बहुत अच्छा काम किया। ऐसी एक तंजीम है इंडस हॉस्पिटल की, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, और सिंध में जो रिस्पांस था, जिससे शायद पहली दफ़ा हम जैसे भी नक़ाद जो कहते थे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और इंडस हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर रोल प्ले किया। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल में भी इंडस हॉस्पिटल जो है उनके लोग पहले रेस्क्यू एफर्ट के दौरान रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश करने में, और उसके बाद जो बड़ी मुसीबत आई कि बीमारियां, तो उनके डॉक्टर्स भी बहुत तादाद में गए
और अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे साथ परवेज़ अहमद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल हैं इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के। तो परवेज़ साहब, मेरे सामने फिगर्स तो हैं कि 568 रिलीफ कैंप्स हैं, 1,16,407 लोगों तक अभी आप पहुँचे हैं। हो सकता है ये फिगर थोड़ी दिन पुरानी हो और बिल्कुल आगे। तो ये जब आफत आई तो ज़ाहिर है आप लोगों का एक सेहत से ताल्लुक़ है, तो लेकिन रिलीफ के लिए जिस तरह निकलते हैं तो क्या ये जितना बड़ा मैग्नीट्यूड था, ये आपको भी वहाँ जाके पता लगा कि ये कितनी बड़ी तबाही है? अच्छा, इसमें हुआ ये कि फॉर्चुनेटली इंडस अस्पताल, ये इंडस हेल्थ नेटवर्क जो था, उसके पास एक सलाहियत मौजूद थी जो कि जनरली गवर्नमेंट वगैरह के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं थी, कि हमने पहले से ही मोबाइल हॉस्पिटल्स और मोबाइल कैंप्स पे काम करते थे। हमारे पास कंटेनर क्लिनिक्स, जो कि इंडस ने जब अपना टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाया, उसके थोड़े दिनों बाद हमें पता चला कि पेशेंट्स, गुर्बत इतनी कि पेशेंट्स आप तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने ये कहा कि वी शुड बी रीचिंग आउट टू द पेशेंट्स। तो हमने कंटेनर क्लिनिक्स, मोबाइल क्लिनिक्स, और फिर आपने बी कवरेज की थी बोट क्लिनिक की, कि बोट पे भी क्लिनिक बनाया जाए। तो हुआ ये कि जैसे ही हुआ तो हमें पीछे जो लास्ट 2010 का भी सैलाब था, हमें से ये अंदाज़ा था कि प्रॉम्प्टनेस ऑफ रिस्पांस इज़ वेरी क्रिटिकल। तो हम सबसे पहले हिट हुआ बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान में तो वो जो रेन होती रही और उससे जो है वो एक जो है वो पूरा फ्लैश फ्लड्स आ गए। तो उस वक्त हम फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पे क्लिनिक्स मौजूद थे मलेरिया के, हम मलेरिया के लिए काम कर रहे थे और हमारे तमाम के तमाम बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे। तो हमने फौरी तौर पर जो है ना अपना कैंप शुरू किए हैं लसबेला के अंदर, और जो इनिशिएट थे, और यहाँ पर हमने काम शुरू किया। उसके बाद जो है सेकंड जो पॉइंट आया वो कोह सलेमान का एरिया था, डीजी खान वगैरह का एरिया। वहाँ पे भी हमारा हॉस्पिटल एक अच्छा खासा नेटवर्क था, बोट क्लिनिक भी था, हॉस्पिटल भी था। तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पे कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए। जो थर्ड फेज़ में लोअर सिंध के अंदर से स्टार्ट, जो बलदीन और उसके एरिया में, तो बदीन में भी हम इंडस हॉस्पिटल था। अच्छा, और जैसे रिलीफ के साथ ही मेडिकल की ज़रूरत इसलिए आ रही थी कि जैसे ही आप हाई ग्राउंड पर लोगों को लाते हैं, किसी कैंप में, खैमे में रखते हैं, शेल्टर देते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो होता है, लोग जो आ रहे हैं वो स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, इंजर्ड हैं, बीमार हैं, तो आपको फौरी तौर पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ फौरी तौर पे आप उनको देना पड़ता है। इंडस चूँकि इंडस जिस तरह से मेडिकल रिलीफ की में जब काम करता है, तो चूँकि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, तो हमारा पूरा होलिस्टिक अप्रोच होती है। उसमें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग से लेकर दवाइयाँ और सब कुछ प्रोवाइड करना था। तो ये तो हमने कैंप्स के सिलसिले में जो भी था। उसके फ़ौरन बाद ऑब्वियसली इस वक्त हमें पता चला कि पंजाब के जो एरिया था वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में भी जगहों पे पानी खड़ा हुआ है। और उसके साथ जो दूसरा सिचुएशन है वो ये है कि मेजर डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है, और उसकी वजह से जो है हमें सिचुएशन ख़राब हो रही है, यानी कि स्पेशली हेल्थ के मामले में सिचुएशन जो है ख़राब हो रही है। और इस वक्त जो है WHO ने इसको लेवल 3 इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। तो और उसकी वजह से जो है हम जो एफ़र्ट्स जो गवर्नमेंट की जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉर्मली ट्रेन टू डू मोर दिस फिक्स स्ट्रक्चर्स के साथ, वो भी तबाह हो गए, पुल तबाह हो गए, दवाइयाँ नहीं जा रही हैं। तो इस पीरियड में मतलब ख़ासी बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं और भी दूसरे इदारे जैसे अपने खिदमत का वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, 2005 का जब ज़लज़ला आया था तो मुबशिर भी मुतासरा इलाक़ों में महीनों तक काम करते रहे। मैं भी मुज़फ़्फ़र और मानसेरा के दरमियान शटलिंग करता रहा। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, एक तो ये कि लोकल तंजीमें आ गई थी, फिर जो ममालिक थे जैसे ईरान है, क्यूबा है, एमिरेट्स है, उन्होंने पूरे जो है मेडिकल यूनिट्स और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सब एक मुसल्ला किस्म के यूनिट्स भेज दिए थे। फिर एक और चीज़ मैंने देखी कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैट हो चुका था, वहाँ जो मुकामी NGOs के लोग जा रहे थे, जिनमें जहादी तंजीमें भी ऑफ कोर्स थी, जिन्हें उस इलाके में का तजर्बा है, तो अक्लमंदी ये की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो कुछ एजेंसियाँ थीं, या इवन अमेरिकन एड, या इवन हुकूमत पाकिस्तान के कुछ इदारे, उनके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं थी और उनके पास आगे जाने की एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। तो उन्होंने अपनी जो इमदाद है अनडिक्लेयर्ड तरीके पे इन तंजीमों के हवाले की, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंदर जो लोग फंसे हुए थे डीप डाउन वहाँ की गई। तो इसका मतलब है कि ये मॉडल चल सकता है। अब अगर हुकूमत, अब मैं अपने सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि हुकूमत सिंध के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या जो भी बचा खुचा है,
और जो उसके ख्याल में आप जैसी तंजीमें अल खिदमत या 2-4 और बड़ी तंजीमें ईदी वगैरह वो आसानी से वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, तो आप अपने वसाइल बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि जब पानी उतरेगा, जब हमारा बंदा आएगा तो हम लेके जाएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि भैया फौरी तौर पे पहुंचा दो। तो ये मॉडल क्या किसी ने उन्हें सजेस्ट किया या ये कहीं फॉलो किया गया? अभी इस मॉडल पे काम हो रहा है। अच्छा, जब भी जैसे ज़लज़ले की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ज़लज़ला आके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको पता होता है एरिया क्या है। तो यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इवन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो एक्टिवली इंगेज्ड है। इस वक्त जो 3-4 इदारे हैं, WHO, यूनिसेफ, UNHCR और गवर्नमेंट का अपना इदारा NDMA, तो दे आर क्लोजली कोऑर्डिनेटिंग। तो आप हमें बलूचिस्तान में जितने भी कैंप्स आप देखते हैं तो गवर्नमेंट उसके अंदर फैसिलिटेट कर रही होती है। सिमिलरली सिंध में भी वो हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है, स्पेशली नेवी और एयरफोर्स हमें सपोर्ट कर रही होती है चीज़ों को लिफ्ट करने में, या जो है हमें उन जगहों पर जहाँ पे लोग स्टिल फंसे हुए हैं पानी के बीच में, वहाँ तक हमें बोट्स ले जाने में। तो इस वक्त ये तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इस वक्त है। और ये एक खासी पॉजिटिव, अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो लेवल 3 इमरजेंसी को हैंडल करना सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हर एक की 1.5 ईंट की मस्जिद चल रही होती है। जी, एग्जैक्टली। एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे, वक्फे के बाद वेलकम बैक। हम बात करें परवेज़ अहमद साहब से, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के वो ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। परवेज़ साहब, आपने पहले जो पिछले सेगमेंट में तो बताया कि इंडस हॉस्पिटल क्या कर रही है। आप क्योंकि ग्लोबल इनके CEO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत से पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानीज़ वो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। तो हम चाहते हैं कि उनकी स्टोरीज़ अगर आप हमें कुछ बताएं। एक तो ये है कि हम इंडस हॉस्पिटल हमने बहुत सारी जगहों पर रजिस्टर्ड है, US, UK, कनाडा, यूरोप के अंदर, फ्रांस, जर्मनी। एक तो हम खास और हमें खासी मेजर सपोर्ट आती है। पाकिस्तानी कहीं भी उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो बढ़ चढ़ के हर किस्म के जो भी कॉजेज़ होते हैं। फ्लड के अंदर जो स्पेशल सिचुएशन है कि हम लोग खासी हाईलाइट जो है वो हुआ है कि जो पाकिस्तानी नहीं है उस कम्युनिटी के अंदर भी इससे अब नज़र आ रहा है कि एक ग्लोबल विलेज है। अब हम एक ग्लोबल विलेज हो गए, हर एक को सब समझ में आती है। तभी रिसेंटली मैं आपसे अभी बता रहा था कि एयरपोर्ट पर मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक बातचीत होने लगी, कि पैसेंजर थे, कोरियन पैसेंजर्स थे, तो इन्हें पूछा कि क्या करते हैं, तो बताया कि दिस इज़ दी इंडस हॉस्पिटल और ये काम होता है फ्लड के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ब्रोशर या पम्फलेट हो तो दे दें। तो उनको मैंने ब्रोशर दे दिया और वो ब्रोशर जो था उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे उनकी जो है एक ईमेल आई और उस ईमेल में उसने उसको जो प्लेज फॉर्म था भरा हुआ था उसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और $10,000 जो थे डोनेट किए हुए थे। तो आप ये देखें कि लोग जो हैं किस तरीके से जो है सोचते हैं। सिमिलरली टोरंटो, जहाँ मैं कनाडा के अंदर मैं बेस्ड हूँ, तो टोरंटो के अंदर और कैलगरी के अंदर जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्हीं ने जो है वो पूरा 500 लोगों का फंड रेजिंग डिनर किया और उससे पैसे रेज़ किए हैं। वो पैसे जो है ना वो जो है पाकिस्तान के अंदर भेजें। दूसरा ये हुआ कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कनाडा में PIA की एफर्ट थी कि PIA ने कहा था कि हम आपका सामान जितना भी लिफ्ट करेंगे। तो राशन हो गया, मेडिसिन हो गई, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर तमाम की तमाम मसाजिद ने किसी भी किस्म की किसी भी किस्म की मस्जिद हो, उन्होंने वहाँ पर फंड रेजिंग की ड्राइव चलाई और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ जो है उसको जो है मोबिलाइज़ किया। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जो है वो लोग वहाँ से ट्रैवल वॉलंटियर करने के लिए भी अच्छे खासे लोग, मुश्किल काम होता है। अभी इस्लामिक रिलीफ ह्यूमन अपील ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम वहाँ से आई, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान, यहाँ पर कराची जब आई तो सांगड़ 5-6 घंटे की ड्राइव करके, शदीद गर्मी चूँकि जहाँ सैलाब है वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, एंड देन एक्चुअली डिड द होल कवरेज। वहाँ वापस जाके 10-15 तंजीमों ने मिल के कंसोर्शियम बनाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उसके बाद तकरीबन 8 इवेंट्स किए हैं पिछले लास्ट वीकेंड्स के ऊपर, मेलबर्न, एडलेड, उसके अंदर। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि ग्लोबल इट्स नाउ अ विलेज और स्पेशली बेसिक ड्राइव पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो नॉन पाकिस्तानी लोग हैं दे हैव बीन एक्चुअली वेरी सपोर्टिव। तो इंडस तो हर साल वैसे भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स आते हैं जो कि कराची में या इन केस बदीन और दीगर जगह पे
जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका ऑपरेशन भी करते हैं। तो इस दफ़ा जो आपकी मेडिकल टीम आई, जाहिर है वहाँ उसमें भी खासे लोग आए होंगे बाहर से। जी जी, और ये रेगुलर है। हाँ, रेगुलर लोग जो हैं आ रहे हैं, रेगुलर लोग हर साल वैसे आते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर आते हैं। इस वक्त जो है रेगुलर टीम जो है लोग आ रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़, चूँकि इस वक्त अब इशू ये है कि हमारे अस्पताल भी चल रहे हैं और उसके बाद जो है हमें मेडिकल रिलीफ कैंप्स के लिए इसमें जैसे आपने इसमें 500-600 अगर 600-650 कैंप्स किए हैं तो इन कैंप्स के अंदर आपको अच्छी खासी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो इसके ऊपर हमारे पास कंटिन्यूस इन्फ्लक्स ऑफ लोगों का आ रहा है और चूँकि हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये चूँकि इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ हेल्थ इमरजेंसी, जिन जिन जगहों के ऊपर एक मेजर हेल्थ इमरजेंसी होने वाली है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्स एंड सपोर्ट एज वेल बोथ। जी नहीं, बहुत तो इस वक्त जो लोगों को जाहिर है प्रिवेंटिव मतलब जालियाँ चाहिए जिनसे वो अपने आप को मच्छरों के काटने से महफूज रखें। अच्छा, और सबसे अहम डिसइंफेक्टेंट चीज़ जो चाहिए वो ये है कि ज़ाहिर है कि आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं उनका ताल्लुक पेट से है। साफ़ पानी बहुत ही नायाब किस्म की कमोडिटी है बहुत सारे इलाक़ों में। अब सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है लेकिन अब भी सीरियस है और आपको पता है कि गंदा पानी बीमारियों की माँ है। इस जानिब आपकी नज़र करम कैसे कैसे हुई? अच्छा, इसमें यह होता है कि जो हम रिलीफ के अंदर जो मेडिकल के अलावा जो दूसरी चीज़ें जिसमें टेंट हो गया, खाना हो गया, इवन पानी हो गया, तो हमारे पास कुछ और इदारों के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कराची रिलीफ ट्रस्ट है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। पानी के सिलसिले में जैसे ये हिट हुआ था तो आई जस्ट टॉक टू, हमारा चैप्टर था डेनमार्क में। तो डेनमार्क के पास तो एक स्पेशलिटी थी कि उनके पास एक खास डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल्स को मोबिलाइज कर देते हैं। पूरा हॉस्पिटल लास्ट टाइम भी उन्होंने मोबिलाइज किया था। इत्तेफाक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हमने इस साल अपना हॉस्पिटल परमानेंटली यूक्रेन में डोनेट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। लेकिन उन्हें पानी के सिलसिले में तकरीबन जो है फ़िल्टर्स और उनके पास कुछ खास किस्म की स्पेशलिटी थी उनकी पानी की। उन्होंने जो है पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने भेजी है इन कैंपों के अंदर कि वो उसको वहाँ पर जो है आप छोटा फ़िल्टर रख के भी पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं, जो कि पानी आप उठाते हैं। ये मैदान में है? जी 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 अभी मैदान में जी जी इस्तेमाल हो रहा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से उन्होंने इनको भेज दिए हैं। अभी मैं दुबई में लास्ट 2 वीक पहले वो था, तो वहाँ पर हमें अच्छे खासे वाटर फ़िल्टर फौरी तौर के ऊपर उन्होंने डोनेट किए, अच्छे खासे पैलेट से। वो हमने फिर वहाँ पर एक इदारा था उसके साथ बात की, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हम आपको ये शिप कर रहे हैं और ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग। तो इस पानी के ऊपर भी अच्छा खासा काम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि स्केल बहुत बड़ा है, मतलब इससे मतलब अगर आप कह रहे हैं, तो अभी मैं रिसेंटली कनाडा में एक जगह जब हम बता रहा था तो उनको आई जस्ट सेड कि द पॉपुलेशन साइज इक्वलेंट टू साइज ऑफ द कनाडा इज़ आउट ऑफ होम। तकरीबन 33 मिलियन पीपल, 35 मिलियन कनाडा की पॉपुलेशन है इस साइज़ का। तो दिस इज़ माइंड बॉगलिंग। एंड देन और आगे हाँ, मतलब इमेजिन करें कि अगर हर कैनेडियन बेघर हो जाए तो हुकूमत क्या कर लेगी? सही बात जी बिल्कुल। और कितनी भी रिसोर्सेज हों आपके पास, और सिचुएशन ये भी है बेघर होने के साथ पानी गया नहीं है, पानी वहाँ मौजूद है। अब हो सकता है कि हमारी कवरेज कम हो गई हो वहाँ की, चूँकि बात पुरानी होती जा रही है, लेकिन ये है। तो इस पे अब स्टिल हम जो आपके इस पूरे प्रोग्राम इसके थ्रू जो वो ज़रूरत जो अपील की है कि गवर्नमेंट में ट्राई टू डू दिस, हम NGOs कोशिश करें, बट इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। यानी आपको उसके बाद पता है कि मकानात भी बनाने हैं, सब कुछ हमें करना है, पूरा पैराफर्नेलिया। जी 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 एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब का। और जो ज़ाहिर है इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क की जो एफर्ट्स हैं वो वैसे ही आपकी वेबसाइट मौजूद है, अगर कुछ लोग इस सिलसिले में रब्ता करना चाहें तो। जी जी बिल्कुल, या डोनेट करना चाहें तो indushospital.org.pk वहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।